चलिए देख लेते हैं हृदय की धड़कन को अब समझ लेते हैं। एक हमारे पास टॉपिक ये है हृदय की धड़कन। हृदय की धड़कन सैन होता है साइनो ऑरिकुलर नोड। इसका फुल फॉर्म क्या है? साइनो ऑरिकुलर नोड इसका फुल फॉर्म है। और यह विद्युत संकेतों को उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। मतलब विद्युत संकेत को ये जनरेट कर सकते हैं और इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं। आइए इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर से भी हम समझेंगे। पहले हम देख लेते हैं। रेट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो 72 पर मिनट होता है। धड़कन की जो दर होती है वो 72 धड़कन जो 72 बीट पर मिनट होता है। ऐसे नोड पेस मेकर कहलाता है। ये सैन नोड है, ऐसे नोड जो है साइनो ऑरिकुलर नोड, ये इसको पेस मेकर बोला जाता है। ये क्या बोला जाता है? पेस मेकर बोला जाता है। कई बार ये खराब हो जाने के बाद जो है एक मशीन दिल में लगाई जाती है आर्टिफिशियल, जो हार्ट को पंप कराने के लिए जो है विद्युत संकेतों को उत्पन्न करती है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पेस मेकर या आर्टिफिशियल पेस मेकर भी बोला जाता है। ठीक है। मानव हृदय की धड़कन स्वतः उत्पन्न होती है, अतः मानव हृदय जो है मायोजेनिक कहलाता है। स्वतः उत्पन्न होती है धड़कन और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मायोजेनिक कहते हैं। देखिए धड़कन में लगने वाला समय जो है 0.8 सेकेंड है, अर्थात धड़कन में लगने वाला समय कितना है? तो 0.8 सेकेंड है। इसका क्या मतलब हुआ कि हृदय 0.8 सेकेंड में एक बार संकुचित और प्रवंचित हो जाती है। संकुचित और प्रकुंचित, प्रवंचित यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हिंदी होना चाहिए प्रकुंचित। संकुचित और प्रकुंचित हो जाती है। संकुचित और प्रकुंचित हो जाती है। संकुचित मतलब हो गया कॉन्ट्रैक्शन, 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 एंड प्रकुंचित मतलब होता है रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन। सिकुड़ना होता है और ये होता है फैलना। ठीक है, हो जाती है। तो कितने देर में? 0.8 सेकेंड में एक बार कॉन्ट्रैक्शन भी हो जाता है और उसी समय में रिलैक्सेशन भी इसकी हो जाती है। एक बार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में 0.8 सेकेंड लगता है। तो सीधी सी बात है, मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। ठीक है, यहाँ पे आप समझ चुके हैं इसको। अब ये कैसे लगता है? तो देखिए हर एक बीट में लगने वाला समय कितना है आपका, तो यहाँ से काउंट कर सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए 72 मिनट लगता है। कितना? 72 बीट या 72 आप बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होता है कितने में? 60 सेकेंड में। रेट का मतलब क्या है? रेट का मतलब है 60 सेकेंड। रेट का मतलब कितना? 60 सेकेंड। तो एक बीट मतलब एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगने में कितना? तो 60/72 इज इक्वल टू 0.8 सेकेंड। तो यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है। उसी तरीके से अगर बात करते हैं हृदय के 1 मिनट में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त पंप करता है। तो 1 मिनट में आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा अमाउंट, मतलब 5 से 6 लीटर जो ब्लड है वो 1 मिनट में ये क्या कर देता है? पंप कर देता है। यह रक्त का आयतन या कार्डियक वॉल्यूम इसको कहते हैं। कार्डियोक नहीं, कार्डियक वॉल्यूम ये कहलाता है। ये कार्डियक आउटपुट इसको कहा जाता है। क्या कहलाता है? कार्डियक आउटपुट इसको कहा जाता है। हृदय एक धड़कन में कुल 70 ml रक्त को पंप करता है। अगर 1 बीट की अगर बात करें एक धड़कन की, तो उसमें कितना? 70 ml रक्त को पंप कर देगा। और यह मान प्रवाह आयतन या स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है। यही मान क्या कहलाता है? स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है। हृदय 2 धड़कनों के बीच में आराम करता है। हृदय क्या करता है? 2 धड़कनों के बीच में आराम करता है। और 2 धड़कनों के बीच में आराम कितना? तो 0.1 सेकेंड की ये क्या करती है? रेस्ट करती है। अब पेस मेकर को थोड़ा सा समझना है तो इसको आप समझ लीजिए। देखिए मैं यहाँ पे एक हृदय का डायग्राम बना रहा हूँ। एक रफ डायग्राम ये क्या है? ये हृदय का। एक रफ डायग्राम किसका है? ये हृदय का है। आप अगर चाहे तो इसको ऐसे करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हृदय में देखिए ये क्या है हमारे पास, तो यहाँ पर जो होता है 4 चैम्बर में इसको डिवाइड कर दीजिए। तो ये कौन सा है हमारे पास? तो बताइए ये कौन सा है? तो ये हमारे पास लेफ्ट एट्रियम, यहाँ पास राइट एट्रियम, यहाँ पास लेफ्ट वेंट्रिकल और यहाँ पास लेफ्ट राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल और ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल। आप अगर देखिएगा, मैंने आपको बताया कि ट्राइकस्पिड बल्ब हमारा यहाँ पे लगा होता है। यहाँ पे कौन सा? ट्राइकस्पिड बल्ब, और यहाँ पे बाइकस्पिड बल्ब। बल्ब के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे इस वीडियो में, हमारे पास स्लाइड में है वो चीज, तो अभी मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। यहाँ पे बल्ब लगा होता है। एट्रियम वेंट्रिकल के बीच में हमेशा बल्ब लगा होगा, बट ये याद रखना कि राइट एट्रियम में ट्राइकस्पिड बल्ब और लेफ्ट एट्रियम में बाइकस्पिड बल्ब। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो राइट एट्रियम के इस वाले वॉल पे एक नोड पाया जाएगा। इसी को हम लोग बोलेंगे सैन। यही होता है साइनो एट्रियल साइनो ऑरिकल नोड, साइनो ऑरिकल नोड। अब यहाँ के बाद यहाँ पर ये नोड पाया जाएगा और यही नोड आपके इसकी अगर बात करें हम यहाँ पे पाया जाएगा।
अब ये जुड़ा होता है, इस तरीके से जुड़ा होगा, कुछ फाइबर से जुड़ा होता है, कुछ यहाँ पे कुछ कनेक्टर्स होते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। इसको क्या बोल देते हैं हम लोग? तो बंडल ऑफ हिस बोल देते हैं, हिस का बंडल, ठीक है। और यहाँ से बहुत सारी जो है फाइबर्स जो है वो निकल के पूरे हृदय में ऐसे करके फैली होती हैं। तो ये जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करता है तो यहाँ पर खिंचाव होता है, और यहाँ पे खिंचाव होने की वजह से जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। और इन जो फाइबर्स को है, इन फाइबर्स का एक स्पेशल नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर। इसको क्या बोलते हैं? पुरकिंजी फाइबर्स, पुरकिंजे फाइबर्स, इसको क्या बोलते हैं? पुरकिंजे फाइबर्स, पुरकिंजे रेसे इसको बोलते हैं, ठीक है। तो सैन इस तरीके से काम करता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसने क्या किया? जनरेट किया, ये दूसरे नोड पे पहुंचा, ये दूसरा नोड तीसरे नोड को क्या किया? पोटेंशियल प्रोवाइड किया, और पुरकिंजे फाइबर से ये कॉन्ट्रैक्शंस, ये मैसेज गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गया, और ये फिर यहाँ पे टेंशन क्रिएट हुआ, और इसने क्या किया? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम पूरे हृदय में जारी रखा, ठीक है। तो इतना आपको समझना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं हृदय की ध्वनि को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हृदय की ध्वनि, तो हृदय की ध्वनि दो स्वरों से बनती है। यहाँ पे देखिए दो स्वरों से बनती है, एक तो है लब हमारे पास, दूसरा है डब। हृदय की ध्वनि दो स्वरों से बनती है, और दो, अच्छा ये यहाँ पे देखिए कपाटो, यहाँ पे कैटो लिख दिया है, यहाँ पे कपाटो होना चाहिए। कपाटो मतलब वल्ब की बात कर रहे हैं। वल्ब क्या होता है? तो देखिए वल्ब बहुत बार आ गया, अब वल्ब इतना बार हो गया है कि वल्ब के बारे में चर्चा करना पड़ेगा। देखो वल्ब होता क्या है, जैसे अगर बात करें, ये आर्टरी है, एक ब्लड वेसल्स, समझना इसको। अब ये ब्लड वेसल्स है, अब ये आर्टरी है, तो आर्टरी क्या करेगा? ब्लड को पंप करेगा, और आर्टरी में हाई प्रेशर होता है ब्लड का, आपको पता होना चाहिए। आर्टरी में क्या होता है? ब्लड हाई प्रेशर से पंप किया जाता है। अब आप बताइए, आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ये भी चीज याद रखिएगा कि आर्टरी जो होती है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, जबकि वेन्स जो होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेन्स कैरी करेगा। अब यहाँ पे दो चीजें हैं कि आर्टरी अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, वेन्स अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, तो कहता है कि वो कौन सी आर्टरी है, एक्सेप्शन है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। वो कौन सी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है? तो देखिए पीछे थोड़ा सा मूव करेंगे, तो देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी कैरी करती है। देखिए ये आर्टरी है ना, फुसफुस धमनी जिसको बोलते हैं, ये एकमात्र ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। अब यहीं पे क्वेश्चन आपसे पूछेगा फिर दूसरा, कि बताओ वो कौन सा वेन है? वेन तो बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, लेकिन एक वेन ऐसा भी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। पूछेगा कि कौन सा वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है? तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने वाला एक पल्मोनरी वेन्स है। मतलब जो ये जो एक्सेप्शंस की अगर बात करें तो पल्मो वर्ड याद रखना, पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेन्स जो है एक्सेप्शंस में आते हैं, क्योंकि वेन बेसिकली क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करता है। बट यहाँ पर आप देख पाएंगे कि वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। आर्टरी की अगर बात कर रहे हैं तो देखिए आर्टरी होता क्या है, वल्ब क्या होता है, हम वल्ब की बेसिकली बात कर रहे थे। तो वल्ब अगर इस डायरेक्शन में ऐसे करके मूव कर रहा है, तो यहाँ पर एक वल्ब इस तरीके से लगा होगा जो ब्लड को राइट वार्ड तो शिफ्ट होने देगा, बट इसी सेम रास्ते से जाने के बाद ये क्या हो जाता है, इसको बैक फ्लो नहीं होने देता है। मतलब वल्ब की अगर बात करें, वल्ब की अगर फंक्शनिंग की बात करें, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि इट प्रिवेंट्स दी बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ये क्या करता है? बैक फ्लो को रोकता है। क्या करता है? बैक फ्लो को रोकता है। अब ये ओपन होगा, देखिए बैक फ्लो को रोकेगा कैसे? तो यहां से अगर ये ब्लड अगर जा रहा है तो ये खुल जाएगा, ये क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। लेकिन ये पीछे जब ब्लड आना चाहेगा तो ये क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, बैक फ्लो रुक गया। तो सिर्फ ब्लड क्या होता है? यूनि डायरेक्शनल इसमें फ्लो करेगा। कैसे फ्लो करेगा? यूनि डायरेक्शनल फ्लो कर सकता है। तो अब एक चीज तो यहाँ पे क्लियर होगी कि अगर यहाँ पर वल्ब है तो वल्ब क्या होगा? कई बार ओपन भी होगा, और वल्ब कई बार क्या होगा? क्लोज भी होगा। मतलब वल्ब ओपन भी होता है, वल्ब क्या होता है? क्लोज भी होता है।
तो वल्व के ओपन होने और क्लोज होने से जो साउंड उत्पन्न होता है उसी को हम बोलते हैं लब साउंड और डब साउंड। उसी को क्या बोलते हैं? लब साउंड और डब साउंड। अब देखिए लब साउंड की अगर बात करें तो त्रिपल्ली कपाट, अब ट्राइकस्पिड बल्ब की बात किए थे, तो बताओ ट्राइकस्पिड बल्ब कहाँ पे है? तो देखो हमने बताया था कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में लगा जो बल्ब होता है वो ट्राइकस्पिड बल्ब होता है। तो बोलता है कि लब साउंड ट्राइकस्पिड बल्ब एवं बाइकस्पिड बल्ब के बंद होने से लब साउंड आएगा। कौन सा साउंड आएगा? लब साउंड। मतलब ये बल्ब है, ये अगर ऐसे करके बंद हो जाए तो बंद होने से जो आवाज आता है वो कौन सा होता है? लब साउंड होता है। डब साउंड क्या है? सेमी लूनर बल्ब इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सेमी लूनार बल्ब। बताएंगे, इसको भी बताएंगे। कपाटों के बंद होने से डब साउंड आता है। डब साउंड किसी वजह से आएगा? तो एक बल्ब, तीन बल्ब है हमारे पास, एक था बाइकस्पिड, दूसरा है ट्राइकस्पिड और तीसरा है हमारे पास सेमी लूनर बल्ब। सेमी लूनर बल्ब की बंद होने की वजह से डब साउंड की आवाज आपको सुनने को मिलती है। ठीक है। तिलचट्टा, आप कुछ फैक्ट्स देख लीजिए। तिलचट्टा के हृदय में 13 चेंबर्स होती है। हार्ट में कितना? 13 चेंबर्स। केंचुआ में 8। तो इस तरह के डिफरेंट जो जीव है उसमें डिफरेंट जो नंबर ऑफ चेंबर्स आपके मौजूद हो सकते हैं। और अगर हम बात करें और क्या क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर अगर मछली की बात करें तो मछली में आपका जो होता है वो 2 चेंबर्स होते हैं। अगर उभयचर की अगर बात करें, उभयचर की अगर एम्फीबियंस जिसको बोलते हैं, एम्फीबियंस जिसको बोलते हैं, तो ये मेंढक होती है। इसमें कितने चेंबर्स होते हैं? तो 4 चेंबर्स होते हैं। सॉरी 3 चेंबर्स हो गए इसमें। मेंढक में कितने? 3 चेंबर्स। रेप्टाइल्स में की अगर बात करें, सरीसृप की अगर बात करें, रेप्टिलिया वगैरह की, तो वहां भी 3 चेंबर्स पाए जाएंगे। बर्ड्स जो होंगे उसमें 4 चेंबर्स होंगे। मैमल्स जो होंगे जितने भी, उसमें 4 चेंबर्स होंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए हृदय की गतिविधि को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी से आकलन किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं, लेकिन हृदय की गतिविधि को अगर पता करना तो ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम अलग है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ अलग है। प्रदर्शित करने का मतलब क्या हुआ? माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, इसका क्या मतलब है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का मतलब होता है एक ग्राफ आपको मिलेगा पेपर पे इस तरीके से, इसमें PQRS करके पीक मिलेगा आपको, जिसको बोलते हैं PQRS। आगे आप पढ़िएगा इसको, PQRS। अभी उतना डिटेल नहीं पढ़ना है, बस आप इतना जान लीजिए कि हृदय के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को एक जो ग्राफ का जो आप बोल सकते हैं कि पॉइंट से दिखाया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट किया तो यहाँ, रिलैक्स किया तो फिर यहाँ, कॉन्ट्रैक्ट किया तो यहाँ। तो इस तरीके से आप पता कर पाते हैं इसमें कि हृदय की जो फंक्शनिंग है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। ठीक है। तो इससे पता है। अब देखिए बाइकस्पिड बल्ब कैसा होता है, तो ये देखिए यहाँ पर इसको हमने ऐसे करके काट दिया। काट के जब सामने से देखा तो पता चला कि 2 पत्ती टाइप से लगा है, यही खुलेगा बंद होगा तो बाइकस्पिड बल्ब हो जाएगा। अब इसके पीछे से खून आएगा हमारी तरफ, लेकिन इधर से पीछे की तरफ नहीं जा पाएगा, बैक फ्लो को रोकेगा ये। ट्राइकस्पिड में 3 पत्ते होते हैं, तीनों खुलेंगे तो खून आएगा, और फिर इधर से जब जाने की कोशिश करेगा पीछे की तरफ तो यहाँ से ये रुक जाएगा। हार्ट के साउंड को आप जो है वो स्टेथोस्कोप जो होता है इससे आप पता कर सकते हैं। इससे आपको हार्ट की बीट्स जो है वो बड़े पोटेंशियल के साथ आपको सुनाई देगी, आप उसको आसानी से सुन सकते हैं। रक्तचाप की अगर बात करते हैं तो रक्त द्वारा रक्त वाहिकाओं ब्लड वेसल्स पे, या उसकी बोल सकते हैं महाधमनी, ऑर्टा की दीवारों पर लगाया जाने वाला दाब जो है वही रक्त दाब कहलाता है। अब ये देखिए आपका ऑर्टा है। ऑर्टा मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में जो पंप करता है जो ब्लड वेसल्स, उसी को ऑर्टा बोलते हैं। तो ये जब ब्लड फ्लो होगा इधर राइट से लेफ्ट से राइट की तरफ, तो ब्लड जो वॉल है, जो वेसल्स की वॉल है, इस पे कुछ प्रेशर्स लगाए जाएंगे। इस पे क्या होगा? प्रेशर लगाया जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर बोलते हैं। वयस्क मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप जो होता है वो 120/80 mmHg होता है। 120 होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, आप देख पाएंगे, और जो 20 होता है, 80 जो होता है वो होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। mmHg क्या है? तो पारा जो होता है, मरकरी के उठने को ही हम क्या बोलते हैं? mmHg बोलते हैं। मतलब कितना उठाइए, मतलब कितना प्रेशर लगाए, जितना प्रेशर लगेगा उतना ही ये पारा क्या होगा? आपके ऊपर की तरफ उठेगा। तो उसी को हम लोग पारा में नापते हैं इसको, इसलिए हम बोलते हैं इसको 180
और सिस्टोलिक क्या होता है, ये संकुचित दाब होता है, मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है हार्ट ना, उस समय ये प्रेशर क्रिएट होता है। आपको जाहिर सी बात है कि हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट हो, जब सिकुड़े, जोर से प्रेशर लगाने की कोशिश करेगा, ब्लड को पंप ज्यादा से ज्यादा प्रेशर के साथ पंप, ऐसा कौन करता है, तो ऑर्टा ही तो करता है, महाधमनी ही तो करता है, मैंने आपको भी बताया है। तो महाधमनी जब जोर से बहुत हाई प्रेशर के साथ ब्लड को पंप करने की कोशिश करती है हमारे पूरे बॉडी में, तो यहाँ पर प्रेशर जो होती है वो ज्यादा क्रिएट होती है, और ये प्रेशर का जो वैल्यू है वो होता है 120 mmHg। आप इसको याद रखिए, ठीक है। अब देखिए, अब प्रेशर करने के बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसको हार्ट खींचेगा या गेन करेगा, उसमें जो प्रेशर होगा वो कम होगा, क्योंकि आपको पता है कि सक्शन के दौरान जो प्रेशर होता है वो वेसल्स पे कम होता है, पंपिंग के दौरान जो प्रेशर होता है वो वेसल्स पे, ब्लड वेसल्स पे ज्यादा होता है, उसकी दीवारों पे, तो इसलिए ये कम पाया जाता है। क्योंकि ये कब होता है, प्रकुंचित है ये। सिस्टोलिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन, ये किसकी वजह से डेवलप होगा, तो ये होगा कॉन्ट्रैक्शन की वजह से डेवलप, मतलब हृदय जब जोर से सिकुड़ के पंप करने की कोशिश करेगा ब्लड को, तब ज्यादा प्रेशर लगेगा, और ब्लड को जब खींचेगा ये हृदय, तो यहाँ पे कम लगेगा, और इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रिलैक्सेशन के दौरान, रिलैक्सेशन के दौरान ये डेवलप होगा, ठीक है। स्फैग्मोमैनोमीटर जो होता है, इससे आप जो है रक्तचाप को नाप सकते हैं। सामान्य से अधिक रक्तचाप जो है, जिसको हाइपरटेंशन बोलते हैं, और सामान्य से कम जो इसको लो ब्लड प्रेशर उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लो ब्लड प्रेशर। तो 140/90 जो है ये हाई ब्लड प्रेशर का एग्जाम्पल है, और अगर आपको 110/70 है तो ये लो ब्लड प्रेशर का एग्जाम्पल है। बेसिकली इसको भी नॉर्मल ही माना जाता है। आपको कम तक कब हो जाता है, तो ये जो हो जाता है आपको 90, या फिर आपको बोल सकते हैं कि 100/60 अगर है, तो ये थोड़ा सा कम ब्लड प्रेशर में आका जाएगा इसको, ठीक है। अब देखिए, आर्टरी वेन का हम डिफरेंसेस आपको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, डिस्कस कर देते हैं इसको। कहता है कि बंद नलिकाएं हैं, नविकाएं नहीं, बंद नलिकाएं, इसको क्या लिखेंगे, नली। बंद नलिकाएं जिनमें रक्त का संचार होता है वो वाहिकाएं कहलाती हैं, मतलब ब्लड वेसल्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, ब्लड वेसल्स कहलाती हैं। रक्त बंद नलियों में रक्त का संचार जो होता है, रक्त का संचार बंद संरचना तंत्र का निर्माण करती है, मतलब बंद संरचना तंत्र, मतलब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इसको बोलते हैं। तो क्लोज ही तो है, ये बंद है किसमें, पाइप्स में, क्लोज होगा। नलिका विहीन रक्त पूर्ति खुले परिसंचरण तंत्र का। अब नलिका विहीन मतलब ऐसा कोई भी सर्कुलेशन सिस्टम है जिसमें जो है ब्लड वेसल्स की कोई जरूरत नहीं है, ब्लड जो फ्लो करती है थ्रू आउट द बॉडी विदाउट एनी पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स, विदाउट एनी वेन्स, विदाउट एनी आर्टरीज। तो इस तरीके के जो सिस्टम्स हैं, इस तरीके के जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, उसको हम लोग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो थर्ड नंबर को हम बोल सकते हैं कि दिस इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड द फर्स्ट वन इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको क्या बोलेंगे, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोलेंगे इसको। रक्त वाहिकाएं की अगर बात करें, ब्लड वेसल्स की बात करें, तो एक होता है वेन्स, दूसरा होता है आर्टरी, और तीसरा होता है हमारे पास केशिका। केशिका मतलब कैपिलरीज। कैपिलरीज बहुत थिन होती है, हेयर से भी थिन होती है, और ईच सेल के पास अगर ब्लड पहुंचाने की बात करें तो इसमें ये क्या होती है, हेल्पफुल होती है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंसेस की बात करें तो ये देखिए, सीरा में देख रहे होंगे आप लोग, इसका डायमीटर जो है वो ज्यादा होता है, वॉल्स इसके थिन होते हैं, पतले होते हैं। इसमें जो है डायमीटर बहुत कम होता है आर्टरी में, क्यों ऐसा, और इसके वॉल्स मोटी होती हैं। सबसे पहले तो 2 परतों से मिलकर बना होता है वेन्स और आर्टरी। ये मोटी इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे ब्लड का जो फ्लो होता है वो कैसा होता है, तो हाई प्रेशर में होता है। कैसा होता है, तो हाई प्रेशर में होता है। देखिए, गुहा चौड़ी होती है। अब गुहा चौड़ी होने का मतलब डायमीटर देखिए, जो रास्ता है, पैसेज है, कनाल है, वो कैसा है, चौड़ा है। इनमें कपाट पाए जाते हैं। गुहा चौड़ी होती है, कपाट पाए जाते हैं, कारण चौड़ी गुहा के कारण रक्त की स्पीड कम होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कपाट मिलेगा आपको। तो यहाँ पे कौन मिलेगा, यहाँ पे कपाट मिलेगा, ठीक है। मतलब वेन्स में आपको कपाट मिलेंगे, वेन्स में आपको वाल्व मिलेगा, कपाट मिलेगा।
क्योंकि चौड़ा गुहा हो गया तो यहाँ पे ब्लड का प्रेशर क्या है, प्रेशर कम है। प्रेशर कम है मतलब बैक फ्लो का चांस ज्यादा है। बैक फ्लो का चांस ज्यादा है, इसका मतलब कपाट का होना यहाँ पे क्या है, जरूरी है। कपाट रोकेगा बैक फ्लो को, ठीक है। रक्त बहाव धीरे होता है और यह रक्त जो है हृदय की ओर ले जाता है। रक्त को अब हृदय की ओर ले जाता है मतलब क्या होता है, वे इन, बताए थे आपको अभी। वे इन का मतलब वेन 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 वेन, तो वेन जो होता है वे इन की तरह, मतलब वेन हृदय के नजदीक जो ब्लड को ले जाए वही कहलाता है वेन आपका, तो हृदय की ओर ले जाता है, ठीक है। सिराएं अशुद्ध रक्त का संवहन करती है, आपको बता दिया कि अशुद्ध रक्त। अपवाद क्या है, फुसफुस सिरा, ये पहले आपको डिस्कस कर दिया। गुहा पतली होती है, इसमें कपाट नहीं पाए जाते हैं, तो आर्टरी में कपाट नहीं पाया जाएगा। अब यहाँ पर जो आपको समझाने के लिए हमने आर्टरी में यहाँ पे कपाट बना दिया, तो ये जो है, ये जो कपाट है आपको कहाँ पे पाया जाता है, वेन्स में पाया जाता है। आप इसे आर्टरी में मत समझिएगा। बहाव यहाँ पर तेज होता है, हृदय से दूर ले जाता है ब्लड को आर्टरी, आर्टरी हृदय से दूर ले जाएगा। और धमनियां, अब देखिए धमनियां क्या करती है, शुद्ध रक्त का संवहन करती है, प्योर मतलब प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कैरी करेगा। लेकिन एक फुसफुस धमनी, पल्मोनरी जो बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, ये कौन सा है, तो पल्मोनरी आर्टरी जो है ये एक्सेप्शंस है। एक कोशिका की मोटाई के बराबर थिकनेस होती है धमनी का। अच्छा, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इसकी कैपिलरीज की। तो बस एक देख लीजिए कि एक सेल के बराबर इसकी जो थिकनेस होती है कितनी पतली हो गई, आप समझ सकते हैं इस चीज से, ठीक है। अब देखिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात की थी, तो ये हमारे पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम और ये हमारे पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। कहता है कि रक्त जो है बंद नलिकाओं में बहाव होता है, मतलब इसमें ब्लड वेसल्स पाए जाएंगे। इसमें क्या पाया जाएगा, तो ब्लड वेसल्स आपको मिलेगा, पाया जाएगा। इसमें अगर बात करें तो ब्लड वेसल्स इसमें नहीं पाया जाएगा, ठीक है। रज्जु की रीढ़ की हड्डी वाले जीव जितने भी पीसेस हैं, उभयचर्स हैं, एम्फीबियंस, स्तनधारी, मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, इन सब में ये क्या पाया जाएगा, तो बंद। ह्यूमन्स है, आप ह्यूमन है आप, ह्यूमन में कैसा पाया जाता है, क्लोज सर्कुलेटरी। एक्सेप्शन इसका भी है, तो एनालिडा एक्सेप्शन है, ठीक है। केचुआ वगैरह जो है वो इस ग्रुप में होने के बाद भी, ठीक है, एनालिडा में होने के बाद भी ये बंद परिसंचरण तंत्र को फॉलो नहीं करती, ठीक है। खुला परिसंचरण तंत्र की बात करें तो इनमें रक्त वाहिकाएं अनुपस्थित होते हैं और इनकी गुदा जो होती है हीमोसील, इसकी गुदा जो होती है हीमोसील कहलाती है, मतलब बॉडी पार्ट्स ब्लड में डूबे रहते हैं। मतलब ऐसे ऐसे है, पूरा ब्लड है और इसी में क्या है, डिफरेंट बॉडी पार्ट सेल्स डूबे हुए हैं और अपना अपना ऑक्सीजन इसी से ले रहे हैं। मतलब कोई डेडिकेटेड पाइप या डेडिकेटेड रास्ता या डेडिकेटेड कनाल्स बोल लें, डेडिकेटेड वेन्स, कैपिलरीज, आर्टरीज अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब इसका भी कुछ एग्जांपल जैसे कीट हो गया, केकड़ा हो गया, मकड़ी हो गया, मोलास्का हो गया, घोंगा आदि, तो इन सब में ये पाया जाएगा। अब ब्लड की अगर बात करें, देखिए नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसको करेंगे डिस्कस। यहाँ से जो स्लाइड है हमारी, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको करने वाले हैं डिस्कस कि ब्लड के जितने भी कंपोनेंट्स हैं और कितने सेल्स पाए जाते हैं, कितने सेल से मिलकर ब्लड बना है और क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं, उन सारी कंपोनेंट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया। और अभी ये यहाँ तक की जो वीडियो है जो आप देख पा रहे हैं, ये 3 पार्ट में मैं, या 2 या 3 पार्ट में इस वीडियो को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और 1 पार्ट है या 2 पार्ट और लगेगा इसमें, जिसमें हम ब्लड को क्या करेंगे, ब्लड को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए आप हमें मैसेज वगैरह या आप हमसे इन सारे लिंक्स को यूज करके जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में गाइस, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।